नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर में। तो हमारा जो कोशिका चैप्टर है और हमारा जो प्लास्टिस यानी जो लवक है वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। तो आज उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन जानेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी जो कोशिका नाम है या कोशिका की खोज भी कहा जा सकता है, वो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है ल्यूवेनहॉक, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा है ब्राउन। तो जो हमारा कोशिका का जो सर्वप्रथम नाम दिया था वो सबसे पहले हमारा ऑप्शन सी पर जो दिया हुआ है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज या कोशिका का नाम दिया था। जो बी पे हमारा है ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और फ्लेमिंग ये तो फिजिक्स से संबंधित है। और ब्राउन है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी कौन सी रचना जो है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? पहला राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम, डी सेंट्रीओल। तो जो हमारा दूसरा है, दूसरे में जो आंसर होगा वो हमारा चौथा होगा सेंट्रीओल। सेंट्रीओल जो होती है वह जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी अगर राइबोसोम नहीं होगा कोशिका में तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम में जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण होता है, और अगर राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो उसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, यानी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो ए है श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा यही सही होगा कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। और फिर चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यानी चौथा क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देगा तो जो कोशिका है में उसमें कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भोजन का ऑक्सीकरण करता है। जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवा देखते हैं, कोशिका का ऊर्जाग्रह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो जो कोशिका का पावर हाउस है ऑप्शन ए में दे रखा है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, बी में दे रखा है न्यूक्लियस, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी पे दे रखा है। अब छठा क्वेश्चन जो हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? यानी सबसे बड़ा कोशिकांग निम्नलिखित में से कौन सा है? कोशिका में जो अंग होता है सबसे बड़ा कौन सा है? तो गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी काय। तो सबसे बड़ा अंग जो है प्लास्टिड यानी जो हमारा लवक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लास्टिड। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। यानी कोशिका में जो है राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी पर दे रखा है राइबोसोम में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली ऑप्शन ए पर है, कोशिका भित्ति ऑप्शन बी, सी पर है टोनोप्लास्ट, डी पर है अंतःपद्रवी जालिका। तो जो कोशिकाओं का सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन बी पर दे रखा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? नहीं, जो कोशिका है उसको एक निश्चित आकार कौन प्रदान करती है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्जी का है। तो ऑप्शन बी पे जो दे रखा है कोशिका भित्ति, तो कोशिका को जो निश्चित रूप प्रदान करती है वो कोशिका भित्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? यानी जो महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं होती हैं उनका जो जाल एक बना होता है उनका जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पर गोल्जी का है, बी पर माइटोकॉन्ड्रिया, सी पर राइबोसोम, डी पर अंतःपद्रवी जालिका। तो जो झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है वो अंतःपद्रवी जालिका कहलाता है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। ये हमने अभी कई बार देखा है क्वेश्चन। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो होगा वो राइबोसोम होगा, ऑप्शन बी पर दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ, उपर्युक्त सभी। तो जो ये तीनों हैं वो कोशिकांग जो हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है,
यानी कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है, कोशिका श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। जो अवर्णीय लवक होते हैं यानी ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन को एकत्रित करके रखना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो जो फूल और बीज होते हैं इनको विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो कौन प्रकार करता है? ए पर ल्यूकोप्लास्ट, बी पर क्रोमोप्लास्ट, सी पर क्लोरोप्लास्ट, डी पर टोनोप्लास्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधों को कलर प्रदान करता है। 16 ऑप्शन, फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? नंबर ए पर है क्रोमोप्लास्ट, बी पर क्लोरोप्लास्ट, सी पर ल्यूकोप्लास्ट, डी पर टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली ऑप्शन ए पर लाइसोसोम, बी पर राइबोसोम, सी पर न्यूक्लियस, डी पर गोल्जी का है। तो यहाँ पर जो होगा वो कोशिका की आत्महत्या की थैली ऑप्शन ए में दे रखा है लाइसोसोम। इसे ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक नाम का अम्ल पाया जाता है जो कि कोशिका में पाचन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। मतलब जो लाइसोसोम होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देने या उसको नष्ट कर देने की इसमें क्षमता होती है? तो इसमें जो होता है सेल सैप, ऑप्शन नंबर बी पर साइटोप्लाज्म, सी पर न्यूक्लियोप्लाज्म, डी पर हाइड्रोलाइटिक अम्ल। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक कौन देखते हैं कौन सा पदार्थ पाया जाता है कोशिकाओं में? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो 80% से जो अधिक होता है ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, यानी जल पाया जाता है। जल कोशिका में 90% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि किसी भी जीव कोशिकाओं के बने हुए, मतलब कोई भी जीव कोशिकाओं का बना हुआ है, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? यहाँ पर ए नंबर 1 पर दे रखा है पास्चर, नंबर 2 पर स्लाइडेन, नंबर 3 पर रॉबर्ट हुक, नंबर 4 पर टी स्वान। तो इसमें जो होगा वो स्लाइडेन और स्वान दोनों होगा। तो नंबर 2 और नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 और एवं 4 नहीं, स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि हमारा शरीर जो है वो अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है इसकी उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है कोशिका भित्ति। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। नंबर 1 श्वसन, नंबर 2 कोशिका विभाजन शुरू करना, नंबर 3 यानी सी पाचन रस उत्पन्न करना, नंबर डी स्रावी। तो गोल्जी का मुख्य कार्य जो है वो है स्रावी। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी कौन सा कोशिका का जो अंग है वो अपने अंदर डीएनए रखता है? नंबर ए पर सेंट्रियोल, नंबर बी पर गोल्जी काय, नंबर सी पर लाइसोसोम, डी पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने अंदर डीएनए रखता है। तो इसमें आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यानी जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसमें कौन कौन से अंग प्रोटीन भूमिका मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में? ए पर लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, बी पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, सी पर गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, डी पर लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी 25 नंबर। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? यानी प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? नंबर 1 ए पर है एपोप्टोसिस, नंबर बी पर एंजिंग, नंबर सी पर डिजेनरेशनस, नंबर डी पर निक्रोसिस। तो इसमें जो होगा वो आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, एंजिंग।
फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। नंबर 1 होगा लवक, नंबर 2 गोल्जी काय, नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर डी अंतःपद्रक जालक। तो जो लवक होता है वो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम क्या कार्य करता है। तो लाइसोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतः कोशिकीय पाचन में, नंबर डी पर वसा संश्लेषण में। तो जो लाइसोसोम होता है इसमें हाइड्रोलाइटिक अम्ल पाया जाता है जो कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायता करता है, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अंतः कोशिकीय पाचन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल होती है। जो कोशिकीय भित्ति होती है वो क्या होती है, नंबर ए पारगम्य, नंबर बी अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, नंबर डी अपारगम्य। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी पारगम्य होती है। यहाँ पर पार भय नहीं होगा, पराग भय नहीं होगा, पारगम्य होगा, गलत टाइपिंग हो गई है, माफी चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वाला भाग यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है। तो ए पर क्रिस्टी, बी पर ऑक्सीसोम्स, सी पर मैट्रिक्स, डी पर माइक्रोसोम्स। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलय होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। नंबर 1 ईस्ट, कवक, फिर सी पर है जीवाणु, डी पर है हरे शैवाल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो जीवद्रव्य है उसका प्रथम उस शब्द का प्रयोग यानी जो जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो नंबर ए पर होगा वो डार्विन, बी पर पुरकिंजे, सी पर जानरे, डी पर हैचिसन। तो जो जीवद्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किया था शब्द का प्रयोग तो वो पुरकिंजे ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 32, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है। जीवद्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है या किसने कहा है। नंबर ए पर हेनरी, बी पर लैंडमार्क, सी पर हेक्सले, डी पर ट्रेविरेनस। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। हेक्सले ने यह कहा है कि कोशिका द्रव्य यानी जीवद्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। नंबर ए पर आपका आ जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने, बी पर फिशर तथा हाल्डानी ने, सी पर लामार तथा डार्विन ने, डी पर ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार जो प्रस्तावित किया था वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस नहीं केंद्रक की जो खोज थी वो सर्वप्रथम किसने की थी। लिवेन हॉक ने, बी स्वान ने, डी हाफ मिस्टर ने, डी ब्राउन ने। तो जो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ब्राउन ने, यानी इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन सी जीवद्रव्य द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रक द्वारा। तो जो कोशिका की क्रियाएं हैं यानी कोशिकाओं की जो गतिविधियां हैं वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। गुणसूत्र जो शब्द है वो किसने प्रदान किया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है वो वॉल्डियर ने प्रदान किया था। गुणसूत्र शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वॉल्डियर। फिर अंतःपद्रक जालक ER की खोज किसने की थी। अंतःपद्रक जालक यानी की खोज किसने की थी। नंबर 1 शूटर ने, नंबर 2 पोर्टर ने, नंबर सी वाटसन ने और लास्ट डी यानी चौथा रॉबर्ट्स ने। तो अंतःपद्रक जालक जो होता है उसकी खोज जो है की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोर्टर ने। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज है ऑप्शन ए नाल तथा रस्का ने, स्लाइडन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। तो नाल तथा रस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेनों में। तो वास्तविक केंद्रक जो होता है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सर्वाधिक संख्या यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो सर्वाधिक गुणसूत्र हैं वो किसमें पाए जाते हैं। ए गन्ना में, बी आलू में, सी मनुष्य में, डी ओफियोग्लोसस में। तो जो सर्वाधिक सूत्र हैं वो यहाँ पर गुणसूत्र हैं वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो जो कोशिका का जीवित अंश होता है वह किससे बना होता है देखते हैं। केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य से, केवल केंद्र द्रव्य से,
ऑप्शन डी पर आपका है कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और एनी कोशिकांग से, यानी सभी कोशिकांगों से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य जो होता है, यानी कोशिका को जीवित अंश होता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और सभी कोशिका अंगों से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? नंबर ए पर मुंबई, बी पर कोलकाता, सी पर बेंगलुरु, डी पर हैदराबाद। तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो इसमें जो सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 44, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नंबर 1, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं, ये आपका सही है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी यह आंसर आपका होगा। ये गलत है कि सभी कोशिकाओं में जो सभी देह ऊतक होते हैं इनमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक समान नहीं पाई जाती, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, नंबर बी पर है प्लाज्मा झिल्ली, सी पर कोशिका भित्ति, डी पर केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो हमारी अर्ध पारगम्य होती है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक संघटक है? नंबर 1 मैग्नीज, नंबर 2 पोटेशियम की कमी, नंबर 3 फास्फोरस, नंबर डी कैल्शियम। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो आंसर नंबर डी यानी कैल्शियम होगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःद्रव्यी जालिका में। तो जो हमारा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित और अणुओं से बनी होती है, वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। या दूसरा, यह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। फिर ऑप्शन नंबर सी, जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। फिर ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से ही होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर 49 में देखेंगे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यह आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रॉबर्ट हुक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल कोशिका होती है यह जो होती है वनस्पति को पादप कोशिका से अलग करती है। ये क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अनिवार्य हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।